अरे वाह यार, मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम सचमुच ट्रेन से स्कूल ट्रिप के लिए जा रहे हैं। हाँ यार, मुंबई से मनाली, वो भी स्कूल ट्रिप के लिए जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सच है। तुम लोगों को तो याद ही होगा कि पिछली बार हमारे स्कूल के सारे ट्रिप कैंसिल कर दिए गए थे, लेकिन इस बार अच्छा हुआ, हमें कम से कम ट्रिप पर ले जाया तो जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें घर के कपड़े पहनने के लिए टीचर्स ने अलाउड कर दिया, नहीं तो हमें वही बोरिंग सा स्कूल ड्रेस पहन कर आना पड़ता। हाँ यार, तू कह तो सही रही है। वैसे इन सब में से सबसे अच्छी बात ये है कि हमें मनाली लेकर जाया जा रहा है। तुझे मैं बता दूं, वहाँ का वाकई में क्या नज़ारा है यार। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, ठंडी ठंडी हवाएं, खुशनुमा सा मौसम। कसम से वहाँ की बात ही अलग है। मैं एक बार क्योंकि जा चुकी हूँ ना। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे ये तो बता, हमारे जीजू कहाँ हैं? अरे क्या यार, तू यहाँ भी शुरू हो गई। मैं और विवेक सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, तू रहने दे। आज तक तूने हमें कुछ सही ढंग से कुछ बताया भी है जो आज बता देगी? वैसे निधि, मैं ये कैसे भूल गई कि हमारे साथ रोहित जी भी आए हुए हैं। क्यों तनिषा? हाँ यार, मैं तो ये भूल ही गई थी। वैसे भी निधि तेरे और रोहित जी की बातें तो पूरे स्कूल जानता है, सिर्फ टीचरों को छोड़कर। हाँ। हेलो तनीषा, तुम मुझे कह रही हो क्या? नहीं तो एक्चुअली हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि हमारे बाकी क्लासमेट्स और टीचर कहाँ हैं? दरअसल हम यहाँ पर सिर्फ 6 हैं और तुम्हें तो पता ही होगा कि स्पेस की दिक्कत है। बाकी मेंबर हमारे पीछे वाली सीट पर हैं और कुछ तो दूसरे केबिन में हैं। ओह, ऐसा है क्या? वैसे गाइस, थोड़ी बोरियत नहीं हो रही है यार? इस तरीके से तो ट्रिप का मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। यार हमें कुछ करना चाहिए, क्यों आलोक, क्या कहते हो? हाँ गाइस, करना तो चाहिए पर क्या। यार तुम लोग कहो तो अंताक्षरी खेलें। वैसे भी हम ज़्यादा नहीं हैं यहाँ पर, और इस खेल में मज़ा भी बहुत आने वाला है, तो क्या कहते हो? व्हाई नॉट गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं ही कुछ सुनाता हूँ। ओ सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। गजब रोहित, अब तेरी बारी निधि, सोच के रिप्लाई दियो। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो ये सुनो। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया, मेरे नादान दिल, दो नैनों के पेचीदा सोगलिया रे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ? तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता है, तू है कहाँ? गल सुन लिया, गल सुन लिया, वे कमलिया, मेरे नादान दिल। बहुत खूब यार। ठीक, अब मैं सुनाती हूँ, ये सुनो। छुपा भी ना सकेंगे, बता भी ना सकेंगे, हुए हैं तेरे प्यार में पागल पिया, हजारों में किसी की तकदीर ऐसी, मिली है एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। हाँ यार, मैं मर जावा गुड़ खा के। वैसे मैं भी कुछ फरमाना चाहता हूँ, तो अर्ज किया है। क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता, दर्द है पर सहा नहीं जाता, मोहब्बत हो गई है तुमसे इस कदर
कि अब तुमसे मिले बिना रहा नहीं जाता। बहुत खूब, बहुत खूब। अब ये सुनिए, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी थे आदमी काम। सल्यूट है मेरे भाई। वैसे यार सबने कुछ ना कुछ सुना दिया, लेकिन महिमा ने कुछ नहीं सुनाया। अरे महिमा जी, ऐसे भी क्या नाराजगी है, आप भी कुछ सुना दीजिए। हाँ यार, तू तो ऐसे चुपचाप बैठी है जैसे कि तू यहाँ है ही नहीं। चल चल, अब तू भी कुछ सुना दे, कुछ तड़कता भड़कता सा। ठीक है गाइस, ठीक है, वेट मैं सुनाती हूँ। अर्ज किया है, दिल भी तूने बनाया है और नसीब भी है खुदा, दिल भी तूने बनाया है और नसीब भी है खुदा, फिर क्यों वो दिल में है जो नसीब में नहीं। यार सच में महिमा यार, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है यार, एक क्लैपिंग तो बनती है तुम्हारे लिए। महिमा के इस तरह सुनाने पर सभी फ्रेंड्स उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। ऐसे ही वो मौज मस्ती करते हुए ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं। तभी तनीषा अपनी फ्रेंड से कहती है, यार सुनना, मुझे वॉशरूम जाना है। तो अब तू क्या कह रही है, हम तेरे साथ चले या फिर उन्हें? क्या उन्हें, पागल है क्या? मैं तो तुम्हें बस बता रही हूँ। ठीक है, वैसे भी मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ, यू नो। हाँ हाँ, पता है पता है। चल अब जा और अपना ध्यान रखिए, हम यहीं पर है। बाकी तूने अपना फ़ोन ले लिया है ना? ऑफ कोर्स डार्लिंग। ऐसा कहकर तनीषा वहां से वॉशरूम चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ट्रेन में कुछ गुंडे आपस में बात कर रहे होते हैं। यार भूपा, यार हमने इस बार अगर लड़कियों की टाइम पर सप्लाई नहीं की तो मालिक हमें जान से मार देगा। यार कहे तो तू बिल्कुल ठीक रहा है यार। शंकर, ये जो सारी गलती है ये तेरी है। अगर तूने ध्यान दिया होता ना तो लड़कियों में से कोई भाग नहीं पाता। यार देखो, ये समय अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है, बल्कि इस मुश्किल परिस्थिति से निकलने का है। हमें कुछ ना कुछ इसी ट्रेन से जुगाड़ में लगाना पड़ेगा। क्यों ना हम इसी ट्रेन में से किसी लड़की का। पर यार, हाँ बोल शंकर, बिल्कुल सही रहा है। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। या तो हम अपने लिए बकरी ढूंढें या फिर खुद ही बलि का बकरा बन जाएं। तो मेरा मानना यही है कि हमें इसी ट्रेन से एक लड़की को ढूंढना होगा। जैसे ही कोई लड़की हमें अकेले मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। ऐसा कहने के बाद वो तीनों गुंडे ट्रेन में हर कंपार्टमेंट में जाकर अकेली लड़कियों को ढूंढने लगते हैं। उन्हें कहीं भी कोई ऐसी लड़की समझ में नहीं आती है। वो चलते चलते तनीषा के कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। तभी उन गुंडों को तनीषा वॉशरूम से निकलते हुए दिखाई देती है। यही मौका है, इसी। ऐसा कहने के बाद वो तीनों गुंडे तनीषा को पकड़ लेते हैं और एक नशीली दवाई सुंघाकर उसके अपने कंपार्टमेंट में ले जाते हैं। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और तनीषा अपनी फ्रेंड्स के पास नहीं पहुंचती है और उन्हें उसकी चिंता होने लगती है। यार निधि, तुझे नहीं लगता कि तनीषा को अब तक आ जाना चाहिए था? हाँ यार, सच में उसके गए हुए करीब हाफ एन आवर हो ही गए हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। हाँ, मुझे भी काफी देर से तनीषा आते हुए दिखाई नहीं दी। रुको मैं चेक करके आता हूँ। क्या पता तनीषा ट्रेन के डोर पर हो या फिर वॉशरूम में। ऐसा कहकर विवेक वॉशरूम की ओर जाने लगता है और हर जगह तनीषा को ढूंढता है, लेकिन तनीषा उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वो हर जगह देखता है पर तनीषा नहीं मिलती और वो निराश होते हुए अपने दोस्तों को तनीषा नहीं मिल रही है ये बताता है। यार गाइस, सच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तनीषा को मैंने वॉशरूम, ट्रेन के डोर के पास सब जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रही मुझे। हमें अपने टीचर्स को इन्फॉर्म करना होगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा कहकर वो अपने टीचर्स को अपने कैबिन में बुलाते हैं। अरे कब से गायब है तनीषा? और तुम लोग क्या कर रहे थे जो तुम लोग एक दूसरे का ही ध्यान नहीं रख पाए? सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तनीषा तो हमसे बस वॉशरूम का बोल कर गई थी और फिर वापस ही नहीं आई। हम तो काफ़ी देर वेट करते रहे, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी हमने उसे बुलाया, लेकिन वो हमें कहीं नहीं दिखी। देखो, ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमें जल्द से जल्द इस ट्रेन के आरपीएफ पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा और यहाँ बुलाना होगा। हाँ सुमन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अभी आरपीएफ वालों को उनके हेल्पलाइन पर मैं फ़ोन करता हूँ। ऐसा कहने के बाद पाठक सर ट्रेन के आरपीएफ पुलिस को कॉल करके तनीषा के गुम हो जाने का पूरा विवरण उसे समझाते हैं और कुछ ही घंटों में वहां पुलिस की एक टीम आ जाती है और उनसे कहती है, देखिए आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ से आगे की सारी जिम्मेदारी हमारी है। और मैं अभी इस ट्रेन के लोको पायलट को कॉल करके ये बता देता हूँ कि इस ट्रेन को बीच में कभी भी ना रोकें और इस ट्रेन की सभी रूट क्लियर करें, क्योंकि ज़रूर इस ट्रेन में कोई ना कोई बड़ा गिरोह शामिल है, क्योंकि पहले भी ऐसी कई घटनाएं इस ट्रेन में हो चुकी हैं। ऐसा कहने के बाद पुलिस लोको पायलट को फ़ोन करके सारी घटना के बारे में बताता है और उसी समय से पुलिस वाले भी अपना सर्च ऑपरेशन चालू कर देते हैं। काफ़ी घंटे ढूंढने के बाद भी तनीषा का कोई अता पता नहीं चलता। तभी महिमा के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। सर, तनीषा का मैसेज ये देखिए। उसने बताया कि उसे किसी 3 गुंडों ने बंदी बनाकर रखा है। वो यहाँ से लास्ट वाले कंपार्टमेंट में है और उसे किसी बोरे के अंदर भर कर रखा है। वो जैसे तैसे ये मैसेज हम तक पहुँचा रही है। ऐसा उसने टेक्स्ट मैसेज करके हमें भेजा है। बस महिमा, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद पूरी पुलिस की टीम उस ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट में जाते हैं और उन तीनों गुंडों को पकड़कर उनकी खूब धुलाई करते हैं। वहीं आरपीएफ वाले भी सारे बोरे खोल कर देखते हैं, जिनमें लड़कियां होती है और उनमें से एक तनीषा भी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग आज सही समय पर नहीं आए होते तो सर ये बात कर रहे थे कि ये गोवा जाकर इन लड़कियों को बेच देंगे। इन लड़कियों को भी रखा था। तनीषा, शुक्रिया तो हमें तुम्हारी करनी चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारे कारण से हम इन आरोपियों को पकड़ पाए हैं और इन लड़कियों को बचा पाए। अगर तुमने आज हिम्मत करके वो टेक्स्ट मैसेज नहीं भेजा होता तो शायद हम भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाते और हमें नहीं पता था कि तुम्हें इस तरह से उन्होंने बंदी बना कर रखा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, अब तो इन्हें अदालत ही सजा सुनाएगी कि इनके साथ क्या करना है। इसके बाद पुलिस तनीषा को उनके दोस्तों के पास ले जाती है और अब पूरा स्कूल का ग्रुप एक साथ हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तनीषा सही सलामत वापस आ गई। इसके बाद वो सभी फिर से अपने ट्रिप का मजा लेते हैं और मनाली जाकर खूब एंजॉय करते हैं। वहीं बाकी लड़कियों को भी सही सलामत अपने अपने घर पर पुलिस अधिकारी पहुंचा देते हैं। अरे दीदी, और कितना टाइम लगेगा ट्रेन आने में? और जेठ जी और अभिषेक जी कहाँ रह गए? वो तो टिकट लेने गए थे ना? अरे कंचन, अब ट्रेन आने में कितना समय लगेगा ये मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ। और रही बात हम दोनों के पतियों की, तो वो दोनों तो हमारे लिए रिजर्वेशन की टिकट लेने के लिए गए हुए हैं। वैसे भी ट्रेन से मनाली में जाकर हनीमून मनाने का आइडिया तुम्हारा ही था। हम फ्लाइट से भी तो जा सकते हैं। अरे दीदी, जो मजा ट्रेन में सफर करने का है वो फ्लाइट में कहाँ। ट्रेन में हमें ठंडी ठंडी हवा और अलग अलग हमें सीन देखने को मिलते हैं। उसका मजा और फ्लाइट का मजा दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। ये तो बात तुमने 100% सच कही, क्योंकि ट्रेन तो पटरी पर चलती है और हवाई जहाज तो आसमान में। गीता और कंचन अभी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी एक 8 साल का बच्चा उनके पास आकर कहता है, आंटी आंटी, आप दोनों बहुत ही स्वीट हो, बिल्कुल किसी मक्खन की तरह। अच्छा जी, बहुत ही प्यारी बातें कर लेते हो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चिंटू है और मैं अभी 3री क्लास में पढ़ता हूँ। अरे वाह, तुम तो प्यारी बातें करने के साथ साथ बड़े होशियार भी हो। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अरे चिंटू बेटा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? माफ कीजिएगा, ये मेरा बेटा है। कहीं इसने आप लोगों को परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका बेटा सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जी, हम अपने गांव जा रहे हैं घूमने के लिए। बस ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चलिए, अब मैं चलती हूँ। दरअसल वो मेरे पति इंतजार कर रहे हैं। चलो चिंटू बेटा। जी मम्मी। इसके बाद दीपा और चिंटू वहां से चले जाते हैं और कुछ देर बाद अभिषेक और अभय दोनों भाई टिकट लेकर आते हैं और कहते हैं, कंचन अब हम क्या बताएं यार, हमें तो बस 2 ही कंफर्म सीट मिली है। अच्छा, तो फिर हम कैसे जाएंगे? क्योंकि हम तो यहाँ 4 हैं ना। हाँ अभय जी, अगर ऐसी बात थी तो आप पहले ही ऑनलाइन टिकट क्यों नहीं बुक कर लिया? अरे गीता, मैंने पहले ही ऑनलाइन टिकट चेक कर लिया था, कोई भी कंफर्म टिकट नहीं था। ये तो बड़ी मुश्किल से काउंटर से 2 कंफर्म टिकट मिले हैं। तुम दोनों एक काम करना, इस टिकट को लेकर तुम सीट पर बैठ जाना और हम दोनों दूसरे पैसेंजर वाले डिब्बे में होंगे। बाकी हर स्टेशन पर हम तुमसे मिलते रहेंगे और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें तुम्हें देते रहेंगे, है ना? इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं है। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, फिर अब हम कर भी क्या सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। वो देखिए ट्रेन भी आ गई।
कुछ समय बाद वहां आकर ट्रेन रुकती है और वो सभी लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अभी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, मैं और दीदी यहाँ पर ठीक से बैठ जाएंगे और आप दोनों भी दूसरे डब्बे में अपना ख्याल रखिएगा। चलिए आप दोनों भी जाइए, अब ट्रेन खुलने वाली है। ठीक है, आप दोनों अपना ख्याल रखना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। चलिए भैया, अब निकलते हैं हम लोग। ऐसा कहकर दोनों भाई वहां से अपने दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं और वहीं अब ट्रेन भी अपने स्थान से चलना शुरू कर देती है। कुछ समय तक दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात करते हैं। ये देखिए दी, क्या बाहर का नजारा है। मैंने कहा था ना कि ट्रेन में सफर करना बड़ा ही मजेदार होता है। हाँ कंचन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसे देखकर तो मुझे ये गाना गाने का मन कर रहा है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। अरे वाह दीदी, अब आप ये सुनिए। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। अरे वाह कंचन, तुमने तो सच में सफर को खुशनुमा बना दिया। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और उनके दूसरे वाले सीट पर आकर बैठ जाती है और उसके साथ एक बच्चा भी होता है। अरे बेटा, बहुत लंबा सफर है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? क्योंकि पूरी ट्रेन भीड़ से खचाखच भरी पड़ी है और मेरा बेटा दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़ गया है, पर अगले स्टेशन पर आएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। जी जी, क्यों नहीं अम्मा जी, आप यहाँ पर बैठ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटिया। तभी कंचन और गीता की नज़र उस बच्चे पर जाती है और वो देखती है कि उस बच्चे को बिल्कुल भी होश नहीं होता है। उस बच्चे को देखकर उन्हें याद आता है कि ये तो वही बच्चा है जो उन्हें रेलवे स्टेशन पर मिला था। कंचन, तुम्हें यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रही है क्या? क्या दीदी? कंचन, ये तो वही बच्चा है ना जो हमें रेलवे स्टेशन पर मिला था? हाँ दीदी, ये तो चिंटू है। और ये यहाँ कैसे? इसकी माँ कहाँ है? एक मिनट रुको, मैं इन अम्मा से पूछती हूँ। अम्मा, ये बच्चा कौन है? ये तो मेरा पोता है। वो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है ना, इसलिए इसे मैं अपने पास रखा है। इसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैंने इसे सुला दिया है। अच्छा, सही है। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? बिटिया, हम अपने पोते का इलाज करवाने शहर जा रहे हैं। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, इसलिए ये किसी से बोलता चालता नहीं। पता नहीं कहाँ हुई गवाह, बस यही खातिर इसे हम शहर में दिखाने ले जा रहे हैं। अरे ये क्या? ये अम्मा तो खुलेआम झूठ बोल रही है। अभी तो ये बच्चा स्टेशन पर हमसे खूब बातें कर रहा था। लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहीं अम्मा इसे किडनैप करके तो नहीं ले जा रही? कंचन और गीता के मन में ये घर बना लेता है कि ये अम्मा जरूर कोई बहरूपिया है जो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करती है। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके कुछ देर बाद कंचन गीता से कहती है, दीदी, मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रही है, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। आप यहाँ सब कुछ ध्यान रखना। ठीक है कंचन, ध्यान से जाना। इसके बाद कंचन वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद गीता को कॉल करती है। दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बूढ़ी औरत उसकी दादी नहीं बल्कि कोई किडनैपर है। मैं वहाँ पर ऐसे खुलेआम बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं बहाना बनाकर यहाँ आकर आपसे बात कर रही हूँ। अगर आपको भी यही लगता है तो आप मुझे कुछ इशारा दीजिए। अरे हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अगले स्टेशन पर हमें कुछ खाने पीने का सामान दे दीजिएगा। भेजी। समझ गई दीदी, यानी हमें जो करना होगा
अगले स्टेशन के आने से पहले ही करना होगा। ऐसा कहकर कंचन फोन काट देती है। ऐसे ही कुछ समय बाद कंचन दोबारा से अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। तो हो गया जो करने गई थी कंचन? हाँ हाँ दीदी, हो गया। और टॉयलेट में काफी भीड़ लगी थी, इसलिए इतना टाइम लग गया। ऐसे ही गीता और कंचन उस बूढ़ी औरत को अपनी बातों में फंसाए रखती हैं और वहीं तेज रफ्तार से ट्रेन भी अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। कुछ देर बाद वहां एक आदमी आता है और उस बूढ़ी औरत से कहता है, अरे माँ चलो, अगला स्टेशन आने वाला है, हमें वहीं उतरना है। ठीक है बेटा। और हाँ माँ, आपने अपने पोते को ये दवा तो दे दिए थे ना? अगर आपने नहीं दिया होगा तो वो फिर से ये रोने लगेगा। हाँ हाँ बेटा, दे दिया है। गीता और कंचन उन दोनों की बातें बड़ी ही ध्यान से सुनकर समझ रही थी। कुछ देर बाद स्टेशन आ जाता है और वो बूढ़ी औरत और आदमी उस बच्चे को लेकर जाने लगते हैं। तभी वहां पर अभय और अभिषेक पुलिस वालों को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। पकड़ लीजिए इंस्पेक्टर, यही है वो दोनों। अरे अरे, ये क्या? अरे हमें छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। तुम दोनों ने कुछ नहीं किया है? हाँ, तुमने आज तक न जाने कितने बच्चों को किडनैप किया है ट्रेन और रेलवे स्टेशन से, और उन्हें अपने साथ ले जाकर अलग अलग जगह पर उनसे भीख मंगवाते हो, और तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया है? हैं? हमें तुम दोनों की तो बहुत दिनों से तलाश थी और आज ये इंतजार खत्म हुआ। थैंक यू गीता जी, कंचन जी, आप दोनों के साहस और चतुराई से आज ये शातिर अपराधी पकड़े गए हैं। बाकी आप इस बच्चे की फिक्र मत कीजिए, ये बच्चा हम इनके माता पिता तक बहुत सही सलामत से लौटा देंगे। अरे आंटी, आप दोनों की वजह से आज मैं उन बैड आंटी से बच गया। थैंक यू आंटी, आप दोनों का। मेंशन नॉट चिंटू। ऐसा कहने के बाद वो पुलिस वाला उन दोनों अपराधियों को और चिंटू को अपने साथ ले जाता है। सच में तुम दोनों तो बहुत ही साहसी हो। ये तो मानना पड़ेगा भैया, अगर कंचन ने हमें फोन करके हमें इस बारे में बताया नहीं होता और गीता भाभी ने इस सिचुएशन को सही से संभाला नहीं होता तो शायद हम भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाते। भैया, हम सच में बहुत खुशकिस्मत है कि हमें इन जैसी पत्नी मिली है। बस बस, अब ज्यादा मस्का मत लगाइए। हाँ, सही कहा कंचन ने। इस तरह से दोबारा गीता, कंचन, अभय और अभिषेक अपनी हनीमून के लिए हंसी खुशी मनाली जाने लगते हैं।